नमस्कार। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मेरे साथ नवादा जिला के गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी आनंद कुमार जी हैं। इनका बैकग्राउंड राजनीति से रहा है। इनके पिताजी बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री रहे हैं। आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि नवादा जिला में गोविंदपुर विधानसभा में जो विकास है, जो शिक्षा की स्थिति है, वहाँ से लोगों का पलायन है। सर, आपका मेरे न्यूज़ चैनल में स्वागत है। धन्यवाद श्यामल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप राजनीतिक परिवार से हैं, अभी वर्तमान में सक्रिय राजनीति में हैं, युवा हैं। नवादा के विकास को आप किस तरह से देखते हैं? पहले तो धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाला मुझसे बात करने के लिए। जहाँ तक नवादा की बात की जाती है तो बिहार में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें कहीं ना कहीं नवादा हमारा सबसे पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट आता है। और इसकी वजह रही है, पिछले आज़ादी के बाद से अगर देखा जाए तो वहाँ आज तक जो भी पॉलिटिशियंस जीत कर आते हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति को रोजगार की तरह देखते हैं। राजनीति को उन्होंने पेशा बना दिया है। राजनीति को जब आप पेशा बनाएंगे तो वहाँ समाज कल्याण की बात नहीं होगी, वहाँ अपने कल्याण की बात होगी। और जिसकी वजह से नवादा में कभी कोई विकास नहीं हुआ। आज भी जितने जीते हुए वहाँ से प्रत्याशी हैं, जितने भी जिस भी स्तर पर, वो ग्राम पंचायत में हो, जिला परिषद में हो, विधानसभा लोकसभा में भी हों, जो भी वहाँ जीत कर जाते हैं सदन में, उन्होंने कभी कोई पढ़ाई लिखाई की नहीं, उन्होंने कभी कोई शिक्षा ग्रहण किया नहीं, किसी तरह का उनका अनुभव रहा नहीं। हाँ, उन्हें इन सारी बातों का अनुभव ज़रूर है कि बालू का घोटाला कैसे किया जाए, कैसे दलाली की जाए, कैसे घोटाले किए जाएं। तो वहाँ विकास नहीं, वहाँ विनाश हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले भी कुछ दिनों में नवादा का विकास होगा, जब तक कि वहाँ की राजनीति नहीं बदलेगी, जब तक कि वहाँ रिप्रेजेंटेशन और पॉलिटिशियंस अच्छे नहीं आएंगे, पढ़े लिखे नहीं आएंगे, सुशिक्षित नहीं आएंगे, तो नवादा का विकास नहीं हो सकता है। नवादा जिला ही नहीं, खास करके जिस विधानसभा से आप हैं गोविंदपुर से, वहाँ तक हमें जहाँ ध्यान है कि एक उस क्षेत्र के 3 विधायक बिहार सरकार में मंत्री भी रहे। उसके बाद भी अगर गोविंदपुर पिछड़ा है या नवादा जिला पिछड़ा है तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, आपने सही कहा कि नवादा लोकसभा में गोविंदपुर विधानसभा ऐसा रहा जिसमें, अगर मुझे जहाँ तक जानकारी है, 2 मंत्री बने हैं। 3 मंत्री। 3 कौन कौन थे? गायत्री जी, उनके हस्बैंड, और आपके पिताजी। हाँ, सही बात है। वो बहुत शॉर्ट उनका ये रहा था। पूर्ण काल जो लंबी अवधि उनकी तो अकस्मात मृत्यु हो गई थी। तो गायत्री देवी जी को पशुपालन मंत्री का ये दिया गया था, पोर्टफोलियो मिला था। उनके शिक्षा, उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए सही था। मेरे पिताजी भी वहाँ से मंत्री थे, प्रोफेसर के प्रसाद जी मंत्री रहे, राज्य मंत्री थे, और 1997 से 2000 तक वो मंत्री रहे। पीरियड काफ़ी कम था, 2.5 साल का उन्हें मौका मिला अपने राज्य, अपने गृह जिला, अपने विधानसभा के लिए काम करने को। मगर दुर्भाग्यवश लालू प्रसाद जी ने उन्हें राज्य मंत्री बनाया था। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिकेट के मैच में भी एक कैप्टन होता है और वाइस कैप्टन होते हैं। तो जो कैप्टन होते हैं उन्हें सारा दारोमदार होता है, डिसीजन मेकिंग पावर कैप्टन पे होती है, वाइस कैप्टन उनके एब्सेंस में खेलते हैं। तो पिताजी हमारे कैबिनेट मंत्री थे नहीं, और लालू जी का कोई ऐसा दिशा निर्देश नहीं था कि राज्य में, गृह जिला में और नवादा में कुछ काम करना है। उन्होंने तो बच्चों के लिए चरवाहा विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा था। उनके बच्चे डॉक्टर बन गए, उनकी बच्चियाँ डॉक्टर बन गई, अच्छे अच्छे कॉलेजों में पढ़े। मगर बिहार के नौजवानों के लिए उन्हें लक्ष्य रखा, बिहार के नौजवानों के लिए उन्होंने कोशिश की कि चरवाहा विद्यालय खोला जाए, क्योंकि उनका मानना था कि बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं, हमारा राज्य अगर पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा नहीं। और जब बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं लेंगे, अच्छी पढ़ाई नहीं करेंगे, तो बड़े आराम से ऐसे नेताओं के लिए ताली बजाने का काम करेंगे जिन नेताओं ने खुद कभी पढ़ाई नहीं की, जिंदगी भर उन्होंने कुछ अच्छे काम नहीं किए। तो गोविंदपुर का विकास इसलिए नहीं हुआ, अगर मैं बोलूं तो शिक्षा के दृष्टि से या बड़े स्तर पर, मगर जो हमारे पिताजी का कार्यकाल रहा 1995 से 2000, आज भी अगर आप कभी जाएंगे गोविंदपुर और किसी भी गांव में अगर जाएंगे तो ये लोग कहते हैं कि ऐसा कोई गांव नहीं जहां प्रोफेसर के भी का काम नहीं।
बगैर कमीशन खोरी किए हुए, बगैर कमीशन लिए हुए हमारे पिताजी ने नवादा में ही नहीं पूरे बिहार में एक इतिहास कायम करने का काम किया, कीर्तिमान बनाया कि अकेला विधायक ऐसा था जिन्होंने बगैर कमीशन खोरी किए हुए अपने जिला और अपने विधानसभा में भरपूर काम किया और हर गांव में उन्होंने कच्ची सड़क, पक्की सड़क देने का काम किया। आज भी गोविंदपुर में कोई नई सड़क नहीं बनी, जो कनेक्टिंग रोड्स हैं वो हमारे पिताजी की देन है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप एक सक्षम व्यक्ति को जिताकर भेजेंगे, एक पढ़े लिखे व्यक्ति को जिताकर विधानसभा और लोकसभा भेजने का काम करेंगे तो विकास जरूर होगा। अशिक्षित, असक्षम, इनएक्सपीरियंस्ड, अनएडुकेटेड लोगों को अगर आप भेजेंगे तो गोविंदपुर क्या पूरे बिहार का विकास नहीं हो सकता है। गोविंदपुर विधानसभा में एक प्राकृतिक सुंदर स्थल है जिसे ककोलत जलप्रपात कहते हैं। आज दुर्भाग्य ये है उस प्रपात का कि बिहार के उत्तरी क्षेत्र में भी लोग ककोलत को नहीं जानते हैं, भारत के नक्शे पर तो छोड़िए। इसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, इस बात का दुख मुझे भी है कि ककोलत अगर पूरे बिहार के अगल बगल के राज्यों में भी इतना अच्छा वाटरफॉल नहीं है और हमारे बिहार में तो नहीं है, लेकिन इसको आज तक आगे बढ़ाने का काम नवादा के जो राजनेता हैं, नवादा के जो प्रतिनिधि हैं, नवादा के जो पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने इस दिशा में, इस डायरेक्शन में कभी काम ही नहीं किया या कि ककोलत से को एक एम्प्लॉयमेंट के हब की तरह तैयार किया जाए। आज अकेले ककोलत में इतनी क्षमता है कि अगर उसे ढंग से डेवलप किया जाए, अगर उसे ढंग से हम टूरिज्म की तरफ डेवलप करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, काफ़ी एम्प्लॉयबिलिटी की इसमें पॉसिबिलिटी है। मगर हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, दुर्भाग्य से गोविंदपुर से जो जीते हुए हैं, वहाँ पे ठेका कौन लेगा, पार्किंग का ठेका कौन लेगा, अगल बगल दो नंबर का होटल कौन खोलेगा, इन सब चीज़ों पे तो उन्हें चिंता रहती है। बालू का घोटाला कौन करेगा, अभी वहाँ पे हर चीज़ में घूसखोरी, कालाबाजारी चल रही है। मगर ककोलत को बिहार के परिदृश्य पे, बिहार के मानचित्र पे स्थापित कैसे किया जाए, इस क्षेत्र में किसी का कोई काम नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जब 2000 में भी मैं चुनाव लड़ रहा था और 2025 के भी चुनाव में हमारे मैनिफेस्टो में ये इसकी प्राथमिकता होगी कि अगर मैं जीत कर जाता हूँ तो ककोलत को गोविंदपुर ही नहीं, नवादा ही नहीं, पूरे बिहार के मानचित्र पे कैसे स्थापित किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ कैसे आएँ और वहाँ के नौजवानों को वहाँ रोजगार कैसे सृजित करके दिया जाए, इस पर मेरा काम रहेगा। गोविंदपुर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से एक ही परिवार के चार लोग विधानसभा पहुँचे, उसी परिवार के लोग मंत्री भी बने। उसके बाद भी गोविंदपुर का या ककोलत का, नवादा का विकास नहीं हुआ। इस पर आप हमारे जनता को कुछ बताएं। नहीं, ये ठीक आपने कहा कि गोविंदपुर पर एक एकाधिकार रहा एक परिवार का कहीं ना कहीं, और पिताजी, उनके पिताजी के टाइम से गोविंदपुर में शुरू हुआ। जब वो चुन कर गए, अकस्मात मृत्यु हुई, लोगों ने कहीं ना कहीं गायत्री जी को जिताने का काम किया। लोगों को लगा कि नहीं, वो अच्छे व्यक्ति थे। मगर उसके बाद से वो परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी गोविंदपुर पर से जीतने का काम की, वहाँ के लोगों ने उन्हें जिताने का भी काम किया, काफ़ी भरोसा, काफ़ी विश्वास दिलाया। मगर दुर्भाग्य ये रहा कि जितना प्यार, जितना प्रेम, जितना स्नेह, जितना विश्वास गोविंदपुर की जनता ने एक परिवार पे जताया, उस हिसाब से गोविंदपुर का विकास नहीं किया गया। हाँ, अगर अपने विकास की बात करें तो उन्होंने अपना विकास खूब करा। एक व्हाइट हाउस वाशिंगटन में है जहां अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं, और एक व्हाइट हाउस उन्होंने नवादा में स्थापित किया जहां पर गोविंदपुर की जनता के योगदान से, उनके वोट से जीतने का तो काम उन्होंने किया, लेकिन अपना विकास और अपना व्हाइट हाउस बनाया। तो दुर्भाग्य है हमारे लिए कि ऐसे लोगों को गोविंदपुर की जनता ने इतनी बार मौका दिया, परिवार के हर सदस्य को मौका दिया, मगर उन्होंने गोविंदपुर को कभी प्यार नहीं समझा और उन्होंने हमेशा उससे सौतेला व्यवहार किया, जिसकी वजह से लास्ट पर लोग, गोविंदपुर की जनता ने उन्हें हराने का भी काम किया। और मुझे नहीं लगता है कि आने वाले वक्त में उन्हें फिर से कभी दोबारा मौका मिलेगा। नवादा के ही एक और परिवार हैं जिनके कई सदस्य पूर्व में भी विधायक रहे, जिला परिषद के अध्यक्ष रहे, आज वर्तमान में भी एमएलसी हैं, विधायक हैं। उसके बाद भी नवादा विधानसभा में जो विकास होना चाहिए, जो या मजदूरों का जो पलायन हो रहा है या जो उद्योग धंधे रहे हैं नवादा में, वो बंद हो गए, लेकिन किसी का कान पे कोई जू नहीं रेंगा। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, इस पर श्यामल जी मुझे बहुत ज़्यादा बातें टीका टिप्पणी नहीं करनी है।
देखो, वो परिवार जिनकी आप बात कर रहे हैं वो राजनीति नहीं करते हैं, वो अपना रोजगार चला रहे हैं। तरह तरह का उनका व्यवसाय है, अलग अलग बिजनेस है, तो वो तो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। राजनीति तो एक जरिया है कि उस काम को और कैसे अच्छे से बढ़ाया जा सके। उनका उद्देश्य, उस परिवार का उद्देश्य कभी भी ये नहीं रहा कि नवादा का विकास कैसे हो, नवादा का कल्याण कैसे हो, अपना कल्याण कैसे हो। इस दिशा में वो बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें साधुवाद है कि अपना परिवार, अपना घर, अपना रोजगार सभी अच्छे से चल रहा है। परिवार का हर सदस्य रोजगार पा रहा है राजनीति के माध्यम से ही। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नवादा के ये जो दो परिवार हैं जिन्होंने पूरे जिला को जकड़ के रखा है, पकड़ के रखा है, इनके भरोसे और इनके सहारे नवादा का विकास हो सकता है। नवादा एक नई राजनीति और एक नए राजनेता का इंतजार कर रही है कि जब कभी भी वो आएगा। जैसे भागीरथ गंगा को लेकर आए थे, वैसे ही कोई भागीरथ रूपी अगर राजनेता नवादा में आएगा तभी नवादा का विकास हो सकता है। नहीं तो नवादा में कभी बालू घोटाला तो कभी कोई घोटाला, और यही सारा कुछ प्रक्रिया चलती रहेगी, क्योंकि किसी का भी उद्देश्य नहीं है कि नवादा का विकास करना है, तो नवादा का विकास कभी भी नहीं हो पाएगा। जात की लड़ाई करके बारसलीगंज विधानसभा में 2 परिवार चमका, उसके बावजूद भी जो किसानों का एक नकदी आमदनी की व्यवस्था थी, चीनी मिल, वो बंद हो गए और आज सघन एरिया में सीमेंट की फैक्ट्री खोल दी गई। इस पर आपका क्या विचार है? नहीं, ये तो खैर बहुत ही दुखद बात है कि जात की राजनीति में, जात पात की राजनीति को इतना नवादा में बढ़ाया गया जिससे कि लोगों को फ़ायदा मिला। कुछ लोगों को ज़रूर जात की राजनीति करने से फ़ायदा हुआ है, वो अब पुनः बार बार जीत कर आते हैं केवल इस बात पे क्योंकि एक जाति की वो राजनीति करते हैं। और पूरे नवादा में इसे बहुत विषैले तरीके से घोल दिया गया कि आप अगर जात की राजनीति करते हैं तभी आपकी पहचान है। मेरा ये मानना है, जो मैंने पढ़ाई लिखाई की, मुझे अपने परिवार का, अपने लोगों का इतना आशीर्वाद रहा कि मैंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की। भारत के बाहर दूसरे देशों से भी मैंने पढ़ाई की। मेरी पढ़ाई लिखाई इंग्लैंड से हुई, उसके बाद मैं इटली गया, वहाँ से मैंने पढ़ाई की। स्विट्ज़रलैंड में मैंने नौकरी की। एक चीज़ मेरा मानना है कि जब तक हम जात पात से ऊपर नहीं उठेंगे, जाति की राजनीति छोड़कर समाज की राजनीति में नहीं करेंगे, जब तक लोगों की बात नहीं करेंगे, तब तक कभी किसी भी राज्य, किसी भी जिला, किसी भी विधानसभा का भला नहीं हो सकता है। दूसरी बात, जहाँ तक आप चीनी मिल की बात करते हैं, मुझे याद है मेरा बचपन भी गोविंदपुर नवादा में ही बीता है। एक समय था कि वहाँ गन्ने की पैदावार होती थी, एक लोग लगाते थे वहाँ के किसान। आज करीब करीब नवादा, गोविंदपुर में कहीं पर भी गन्ने और ईख की खेती नहीं की जाती है, क्योंकि जो भी फैक्ट्रियाँ आपको वारसलीगंज में थी उसको षड्यंत्र के माध्यम से बंद कर दिया गया और हमारे नौजवानों को बेरोजगार बना दिया गया। और आज वो नौजवान रोजगार करने के लिए भारत के हर राज्य में, हर जिले में बाहर जाके भटकते हैं और गालियां सुनते हैं। हमारे मजदूर भाइयों को, हमारे नौजवानों को बिहारी कहकर गाली दी जाती है और उन्हें मजदूर के रूप में ही देखा जाता है। आज बिहार के 17 जिला हैं, 17 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार, जो कि पूरे भारत को मजदूर सप्लाई करता है। तो हमारे नीतीश कुमार और हमारे लालू प्रसाद यादव जी पिछले 35 सालों से जो हमारे बिहार को उन्होंने रूंध कर रख दिया है, उन्होंने बिहार को यही पहचान दी कि बिहार का मतलब मजदूर सप्लायर स्टेट, बिहारी का मतलब मजदूरी जो करता हो बाहर। तो गोविंदपुर में या नवादा की बात करें, ऐसा कोई कल कारखाना नहीं, कोई रोजगार लगाने का प्रयास ही नहीं किया गया, क्योंकि अगर प्रयास करेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग अगर सक्षम हो जाएंगे, लोग अगर पढ़ लिख जाएंगे, तब तो ऐसे ये अनपढ़ जाहिल गंवार नेताओं से वो सवाल जवाब करेंगे कि आपने 5 सालों में काम क्या किया। तो हमारे जो भी पॉलिटिशियंस हैं, वो हमारे चीफ मिनिस्टर हों, वो हमारे यहाँ के मिनिस्टर्स हों या MLA MLC MP जो भी हों, षड्यंत्र के माध्यम से वो चाहते हैं कि हमारी जनता कभी भी इतनी सक्षम हो ही नहीं, उनके दांत हो ही नहीं, उनकी जुबान दी ही नहीं जाए कि वो आपसे कभी सवाल जवाब करें। हमारे नौजवान साथी ऐसे ही बेरोजगार बने रहें, बाहर जाके दर दर भटकते रहें, तो वहाँ नवादा की आधारभूत समस्याओं पे किसी का ध्यान जाएगा ही नहीं, तो वहाँ पर कभी भी विकास की बात नहीं हो सकती है। एक आखिरी सवाल, आप पिछले भी विधानसभा में चुनाव लड़े, इस बार भी आप विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। पब्लिक आपको सपोर्ट करे और आप कल जीत करके पटना जाते हैं, तो आपकी जनता के लिए क्या प्राथमिकताएं होंगी? मेरी जो प्राथमिकता है जनता के लिए, बहुत ही आधारभूत मेरी प्राथमिकता है। जैसा कि अभी पता होगा, मुझे अभी स्विट्ज़रलैंड में बुलाया गया था संयुक्त राष्ट्र सभा में,
और वहाँ पर मुझसे वो यही समझना चाहते थे कि आप जब चुनाव लड़ने गए, क्योंकि उससे पहले मैं वहीं पर जॉब करता था संयुक्त राष्ट्र सभा में, तो उन्होंने मुझसे यही समझना चाहा कि आपने बिहार की राजनीति में और बिहार में ऐसा क्या देखा कि आपने अपनी नौकरी को त्याग कर बिहार की राजनीति करने का आपने संकल्प लिया। मेरे लिए एक जो आधारभूत समस्या यहाँ पर बनी हुई है बिहार की, अगर मैं बात करूँ, नवादा की बात करूँ और गोविंदपुर की बात करूँ, अगर मुझे जीत कर आने का अगर मौका मिलता है तो सर्वप्रथम जो मेरी प्राथमिकता होगी, मैं नदी नाले और गली बनाने के लिए नहीं आ रहा हूँ। ये तो 70 साल से वहाँ जो भी विधायक, मंत्री, मुखिया, सरपंच बने हुए वो तो काम कर ही रहे हैं, वो तो अपना कमीशन खोरी कर ही रहे हैं। मेरी आधारभूत जो सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी वहाँ एजुकेशन पर काम करने की होगी। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे टीचर्स बहाल हुए, कोई हेडमास्टर बन गए, मगर जब राइट टू एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट बन गया भारत में, बिहार में मुझे लगता है ये फंडामेंटल राइट आज तक पहुंचा ही नहीं है। ऐसा कौन सा स्कूल है गोविंदपुर और नवादा में जहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है? ऐसा कौन सा स्कूल है जहाँ पे जहाँ के टीचर क्वालिफाइड हैं? ऐसा कौन सा स्कूल है जहाँ की अध्यापिका बहुत क्वालिफाइड है? तो यहाँ पर तो अभी शिक्षा की बात हो रही है, जबकि दुनिया के दूसरे देशों में क्वालिटी एजुकेशन की बात करते होती है कि अच्छी शिक्षा कैसे दी जाए। तो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये होगी कि लोगों के बीच में अच्छे स्कूल्स, अच्छे कॉलेजेस खोले जाएं, जिससे कि हमारे नौजवानों को अच्छी शिक्षा जब मिलेगी तो वो अच्छे रोजगार कर पाएंगे। और दूसरी हमारी प्राथमिकता रहेगी कि नवादा में किसी भी तरीके से कल कारखाने लगाने का काम किया जाए, जिससे कि हमारे जो नौजवान भाई हैं उन्हें बाहर जो रोजगार के लिए भटकना पड़ता है, उन्हें रोजगार वहीं मुहैया कराया जाए, जिससे कि पलायन को रोका जाएगा। आप हमारे दर्शकों के लिए अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद श्यामल जी, आप ने अपना वक्त निकाला। आपके चैनल के माध्यम से मेरी बातें अगर जिन लोगों तक पहुंची, अगर आशा करता हूं अगर उन्हें मेरी बात अच्छी लगती है तो इस पर ज़रूर अपनी राय दें, टीका टिप्पणी करें। और जिन्हें अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। मगर सच्चाई यही है जो मैंने कहा, उसमें किसी तरह का कोई लाग लपोट और उसमें कोई शुगर कोटिंग करके बोलने की बातें नहीं है। जो लोग रोजगार, राजनीति को जिन्होंने रोजगार बना दिया, कृपया करके इसे रोजगार की तरह ना देखें, इसे समाज कल्याण की तरफ देखें, तभी हमारे राज्य, हमारे देश, हमारे विधानसभा का कल्याण होगा। धन्यवाद। आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहें।